Dear students, we are going to start the course lecture series of renewable energy technology, and in today's lecture we are going to cover the introduction of the renewable energy and the classification of the energy. We will see how to classify the energy into different categories. Okay, now let's start the lecture. First, we are going to introduce the importance of energy in our lives. हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो प्ले करती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में एनर्जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कंफर्ट और इसके अलावा इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। एनर्जी की वजह से ही हमें जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज मिलता है और अलाउइंग अस टू लिव द वे वी वांट टू, और हम जिस तरीके से रहना चाहते हैं हम रह लेते हैं क्योंकि वो सब मुमकिन है एनर्जी की वजह से। Since the beginning of mankind, we have made use of wood, water and fossil fuels. हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत की शुरुआत से ही इंसान जो है वो लकड़ियों से, पानी से और जो भी कन्वेंशनल उस ज़माने के फॉसिल फ्यूल्स होते थे उनको इस्तेमाल करते थे और उनसे क्या हासिल करते थे? हीटिंग हासिल करते थे और इसके अलावा जो भी ट्रेडिशनल मशीन्स वर्क जो होते थे उसको इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल होती थी वो होती थी वुड, वाटर और फॉसिल फ्यूल्स। ऑलमोस्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी रिलाई ऑन वन और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें तकरीबन अपनी ज़िंदगी में जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं हमें रिलाय करना पड़ता है एनर्जी की किसी एक फॉर्म पे, या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Amount of energy used by a society is an indicator of its economic growth and development. कि कोई सोसाइटी अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी इस्तेमाल कर रही है उससे अंदाज़ा होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उस सोसाइटी की कितनी है, और उससे अंदाज़ा ये होगा कि वो कंट्री या वो पर्टिकुलर सोसाइटी जो है वो कितनी तरक्की पे है। क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसका मतलब ये है तो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री और द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट और सिटीज़ उसकी कंजप्शन भी होगी, और कंजप्शन जितनी ज़्यादा होगी उससे ये अंदाज़ा होगा कि जो एनर्जी की कंजप्शन है वो किसी न किसी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जा रही है या कंफर्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और इससे ये अंदाज़ा कर पाएंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सोसाइटी है वो कितनी है। Without energy, even our body would be unable to perform basic functions. और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर जिस्म में, बॉडी में एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस्म ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता या बल्कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जो भी बेसिक फंक्शन है, जस्ट लाइक रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव फंक्शंस और इसके अलावा बहुत सारे, सांस लेने का, ब्लड सर्कुलेशंस का, हाजमे का फंक्शन, ये सारी के सारी जो हैं ये इंसान के जिस्म में एनर्जी लेवल से हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छा एनर्जी लेवल ह्यूमंस की बॉडी में होगा वो उतनी अच्छी लाइफ को गुजार सकेगा और अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकेगा। हत्ता कि plants would also be unable to complete the process of converting carbon dioxide, water and minerals into food without the light of the sun. इसका मतलब ये हुआ कि जो सूरज की लाइट है दैट्स ऑल्सो एन एनर्जी। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जब तक उसको सूरज की लाइट जो है वो मुहैया नहीं होगी वो कभी भी अपने प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने का, वाटर और मिनरल्स को फूड में कन्वर्ट करने का, फोटोसिंथेसिस का जो अमल है और इसके अलावा जो फूड में कन्वर्जन का अमल है वो कभी भी नहीं कर पाएगा अगर उन प्लांट्स को सूरज की एनर्जी जो है वो हासिल नहीं है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है हमारी लाइफ में और इस दुनिया में, इस प्लानट में। ऑलमोस्ट ऑल द मशीन्स यूज फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी मशीन्स हैं
of different types of items would be unable to operate without the use of a source of electrical energy. So without the use of electrical energy, आज के इस करंट एरा में ये बात बिल्कुल कहना बजा होगी कि अगर एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। तो इस लिहाज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Nowadays, the electrical energy has become so important that almost in all walks of life, electricity is required. हमारी बेसिक नेसेसिटी मोबाइल फ़ोन से लेकर गाड़ी, इसके अलावा घर और हमारी ऑफिसेज, हमारी इंडस्ट्रीज, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसके बगैर जीना इस टाइम बहुत ही नामुमकिन सा नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, all electrical appliances in our homes and at our workplace require electricity. All the industries and factories run on the electricity. Energy is one of the major inputs of the economic development of any country. उससे अंदाजा होता है कि एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है और वहाँ इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के, लेकिन एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम ये कह लें कि बहुत ही बड़े फैक्टर में से एक है जो कि कंट्री की डेवलपमेंट में अदा होता है। इन द केस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल और इन जैसे कंट्रीज के लिए द एनर्जी सेक्टर assumed a critical importance in view of the ever increasing energy needs requiring huge investments to meet them. अब डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं फॉर द पावर प्लांट्स। अब वो पावर प्लांट्स को बनाने लगाने कोल, गैस या फॉसिल फ्यूल्स के बहुत एक्सपेंसिव हैं और जब उनको क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है उस एनर्जी की और उस एनर्जी को की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत भी होती है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी की प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन इज अ वेरी क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या इंट्रोडक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी पूरा कोर्स में हम ये पढ़ते रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हमने पढ़ने हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ ह्यूमन एनर्जी यूज वर्ल्ड वाइड। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है इस टाइम कंट्रीब्यूशन तकरीबन 25% पे आ चुका है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। और प्राइम सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोलर रेडिएशन है जो कि तकरीबन अवेलेबल है दुनिया के हर कोने पे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे प्राइम है उसको हम सिर्फ सनलाइट कहेंगे। मास प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज बिकम पॉपुलर रिसेंटली क्योंकि रिफ्लेक्टिंग द मेजर थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू पोल्यूशन। और जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते हैं उसका सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि वो पोल्यूटेट कर देता है हमारे इन्वायरमेंट को या पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारे क्लाइमेट को और उससे थ्रेट है कि हमारी जो क्लाइमेट है वो जितना ज़्यादा उसके जो एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेट होगा, गंदा होगा, ख़राब होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी लाइफ की क्वालिटी भी ख़राब होती जाएगी। तो कंसर्न अबाउट द एग्जॉशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द इन्वायरमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्क ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर पावर। तो मतलब ये कहने का ये हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, उनको इस्तेमाल करना वो इन्वायरमेंट, सोशल और पॉलिटिकल रिस्क है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, many countries and organizations promote renewable energies through taxes and subsidies। तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो प्रमोट करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए। ये क्योंकि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है और इस एनर्जी को यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ना ये हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करे, ना ही हमारी ज़िंदगियों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ख़राब ना हो इस हवाले से। तो उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज दी जाती हैं। वो करंटली ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं कि स्पेशल पैकेजेस देती हैं या स्लैब्स देती हैं टैक्सेस के
सब्सिडीज दे देती हैं इन प्रोडक्ट्स पे, ताकि वो जो एंड यूज़र है या कंज्यूमर है उस तक ये प्रोडक्ट पहुंच सके और वो लोग इसको इंस्टॉल करें और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को हासिल कर सकें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं कितने टाइप्स की हैं। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जीज हैं, जिसमें हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एनर्जी की। तो प्राइमरी एनर्जी क्या हुआ? प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट आर ईदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। मतलब ये हुआ कि जो कुदरत ने, एक निज़ाम ने स्टोर किया हुआ है जिस एनर्जी को, और वो हासिल होती है डायरेक्टली हमें ज़मीन में से, ठीक है, या उसके अलावा जितने भी हमारे पास कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं वो उनमें से, या हम ये कह लें कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं वो भी हम कह सकते हैं, जस्ट लाइक सूरज की रोशनी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हमें डायरेक्टली हासिल होती हैं नेचर से, और जिनको हम ये कह सकते हैं कि विच कैन बी यूज डायरेक्टली, इनको हम कहेंगे कि दीज आर दी प्राइमरी एनर्जी। इनमें एग्जांपल्स क्या हैं? कोल है, ऑयल, नेचुरल गैस, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, मटेरियल्स हैं, ये भी नेचर में अवेलेबल होते हैं। थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ इंटीरियर, जो कि थर्मल पावर प्लांट हैं, अर्थ इंटीरियर से एक्सट्रैक्ट करते हैं उस एनर्जी को, उसके बाद उससे बाय डिफरेंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। तो दीज आर द ऑल प्राइमरी एनर्जी। अब सेकेंडरी एनर्जी क्या है? सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। अब प्राइमरी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए जो भी सोर्सेज बनाए जाएंगे एनर्जी के, उनको हम कहेंगे कि दीज आर द सेकेंडरी एनर्जी। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि यूज प्राइमरी एनर्जी ही हो रही होगी, ठीक है। तो बाय मीन्स या बाय यूजिंग ऑफ दिस प्राइमरी एनर्जी, if energy is extracted from these sources, from primary sources, so we will call this type of source as the secondary energy sources. Just like example is electricity obtained from water. अब इसमें water क्या है? is a primary. Electricity obtained from coal, petroleum, steam energy used from water or chemical fuels, just like fuel cells. तो these are all जो है ये अब हमारे पास secondary energy है। इसके हवाले से एक हम एक छोटा सा ये टेबल देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं कि अब प्राइमरी एनर्जी में हम देखें कि क्रूड ऑयल, हार्ड कोल, नेचुरल गैस लिक्विड्स, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं सारे के सारे। इसके अलावा वेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की वेस्ट भी हमारे पास हो सकता है। और अगर हम थर्ड पे यहाँ पर आ जाएं तो हमें नजर आ रहा है कि दीज आर दी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जिसमें विंड, जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड टाइडल एनर्जी। तो दीज आर ऑल प्राइमरी एनर्जी। अब इस तमाम प्राइमरी एनर्जी को क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करते हैं ड्यू टू सम मेथड, या जो भी प्रोसेस है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं यहाँ अगर यह बात करूँ कि ऑयल है, ऑयल को सबसे पहले क्रूड ऑयल निकलता है, तो क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो जो रिफाइनरी लगती है प्रोसेसिंग की, उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। उससे क्या होगा, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या तो हम डायरेक्टली भी क्रूड ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में, या हम इसको थ्रू रिफाइनरी इसको बहुत ज्यादा रिफाइन कर देंगे, और करने के बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या डिफरेंट टीयर्स ऑफ प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं। अब क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल भी बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं, ठीक है। डीजल भी बनता है, और इसके अलावा इससे जो लुक है जो रोड्स पे हम बिछाते हैं वो भी बनती है, और डिफरेंट टाइप्स के ऑयल भी इससे निकलते हैं। तो क्रूड ऑयल इज द प्राइमरी एनर्जी, या तो डायरेक्टली यूज होगा या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, ठीक है, इन सब से। और इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सॉलिड फ्यूल्स, गैसेस सब बन सकती हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरीके से वेस्ट से भी हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद
ये अच्छा, वेस्ट को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, जस्ट लाइक प्राइमरी एनर्जी को इस पोजीशन को भी हम यूज कर रहे थे जस्ट लाइक गैस को। अब वेस्ट क्या है, वेस्ट को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी प्लांट के थ्रू, और उस प्लांट से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट जनरेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से विंड जियोथर्मल बायोमास को या तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें, या हम उसको किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बायोफ्यूल्स बना लें, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम ये कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द एंड कंज्यूमर कंजप्शन की तरफ इनको सेकेंडरी एनर्जी को फिर हम ले आते हैं towards the consumption of the human being. So this is a concept of primary and secondary energy. Now commercial and non-commercial energy. अच्छा, commercial के word से हमें अंदाजा हो रहा है it's just like based on some type of transaction. तो means कुछ हिसाब किताब का बात जो है वो समझ आती है इसमें। तो अगर हम बात करें कमर्शियल एनर्जी की फर्स्ट पे, तो व्हाट इज दिस? इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई ना कोई डेफिनेट प्राइस है जिस पे हम इसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो कमर्शियल एनर्जी क्या हुआ? द एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डेफिनेट प्राइस आर नोन टू बी द सोर्सेज ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी या ऐसा एनर्जी सोर्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होगा फॉर सम डेफिनेट प्राइस, किसी ना किसी प्राइस पे आप खरीदेंगे, या जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ दैट एनर्जी सोर्स या प्रोडक्शन ऑफ दैट एनर्जी सोर्स जो कंपनीज हैं वो उनको बेचेंगे। तो एक डेफिनेट प्राइस का जो फैक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, कोल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये सारी जो एनर्जी है कमर्शियल एनर्जी में कहलाई जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी परचेज की जाती है, कोल भी परचेज किया जाता है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल और इंजन ऑयल, तो ये तमाम चीज़ें हम खरीदते हैं फॉर सम डेफिनेट प्राइस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट जो कह लेंगे ह्यूमन लाइफ। कमर्शियल एनर्जी फॉर्म्स द basis for industrial, agricultural, transport and commercial development in the modern world. So in the current world हम ये कह सकते हैं कि कमर्शियल एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है जो कि बेस करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तमाम इंडस्ट्रीज की, एग्रीकल्चरल सिस्टम की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और जो भी कमर्शियल डेवलपमेंट है मॉडर्न सिटीज, मॉडर्न वर्ल्ड की, तो द इम्पोर्टेंट एनर्जी इज द कमर्शियल एनर्जी। In the industrialized countries, commercialized fuels are not only significant for economic production but also for many household tasks. तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं उसमें जो फ्यूल्स हैं, कमर्शलाइज्ड फ्यूल्स हैं, जस्ट लाइक गैस, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल और जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा कोल, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। और इसके अलावा खाली ये नहीं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इसका किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जो रहने वाले जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है उस कंट्रीज की, जो हाउस होल्ड टास्क हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होगी? नॉन कमर्शियल एनर्जी is classified as the energy sources that are not available in the market for any price। मतलब कहने का ये हुआ कि हम जो भी एनर्जी हासिल करेंगे और उस एनर्जी के लिए हम कमर्शियल मार्केट में कोई भी प्राइस पे नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि we will call that energy as a non-commercial energy। तो non-commercial energy sources include fuels, कौन से वाले? Just as firewood, जो लकड़ियाँ होती हैं, कैटल डंग, जो कि हमारे पास जो हमारे मवेशी हैं उनका जो गोबर है उसकी बात हो रही है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलती है फसलों की, उनको भी हम नॉन कमर्शियल एनर्जी में कह सकते हैं। विच आर ट्रेडिशनली गैदर्ड, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली वो इकट्ठा किया जाता है, जो गांव की औरतें हैं या मर्द हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनको खरीदते नहीं हैं, एंड आर यूज्ड इन रूरल हाउस होल्ड्स
और वो गांव में, मुज़ाफ़राती इलाकों में, कस्बों में इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रेडिशनल फ्यूल्स, जो भी उससे वो बनाना चाहें और किस तरह के वो फ्यूल को इस्तेमाल करना चाहें। However, non-commercial energy is often ignored in energy accounting. Yes, this is a very important point here कि नॉन कमर्शियल एनर्जी को इग्नोर कर दिया जाता है एनर्जी काउंटिंग में। उसकी वजह ये है कि ये एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा नहीं करती, ना ही किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि नॉन कमर्शियल एनर्जी जो है वो ऑफन इग्नोर कर दिया जाता है इन दी एनर्जी अकाउंटिंग। इसमें जो एग्जांपल हैं वो हैं फायरवुड, जस्ट लाइक जो लकड़ी है उसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट फसलों से जो निकलती है। एग्रो वेस्ट इन रूरल एरियाज, जो कि वेस्ट निकलता है एग्रीकल्चर का। सोलर एनर्जी फॉर वाटर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर ड्राइंग ग्रेन्स, जो ग्रेन्स सूख जाते हैं सुखा के उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हासिल की जाती है। फिश एंड फ्रूट्स, जो गल जाते हैं। एनिमल पावर फॉर ट्रांसपोर्ट, थ्रेशिंग, जो कि गंदम की कटाई होती है और उससे जो भी मटेरियल बच जाता है। लिफ्टिंग वाटर फॉर इरिगेशन, क्रशिंग शुगर केन, विंड एनर्जी फॉर लिफ्टिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये सारी की सारी हमारे पास नॉन कमर्शियल एनर्जी में आ रही है। एंड द फाइनल वन इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। Renewable energy is obtained from sources that are essentially inexhaustible. ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल रहेंगे और सोर्स वो कभी भी जो है डिप्लेट नहीं होंगे, मतलब ख़त्म नहीं होंगे और इनएग्जॉस्टिबल हैं एसेंशियली। जिनमें एग्जांपल्स हमारे पास हैं विंड पावर, सोलर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें हाइड्रो पावर, सोलर है, बायोमास है, ठीक है, विंड एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये सारी की सारी एनर्जीज हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज इट डज नॉट रिलीज एनी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स व्हेन हार्नेस्ड। सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है रिन्यूएबल एनर्जी का कि जब इनको इन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को हासिल किया जाता है या हार्नेस्ट किया जाता है, तो ये कोई भी किसी किस्म का भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ज़र्रात या केमिकल ज़र्रात जो हैं, वो फिज़ा में या एटमॉस्फेयर में नहीं खराज करते उसका। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं विच आर लाइकली टू डिप्लीट विद टाइम। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये वो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनमें हमारे पास फॉसिल फ्यूल ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इन द फ्यूचर या नियर टाइम ये वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जाएंगे। अगले 50 साल में, 100 साल में डिफरेंट रीजन्स में जो क्रूड ऑयल है उसकी मिकदार काफ़ी हद तक ख़त्म होने जा रही है और इसके अलावा जो नेचुरल गैस है वो भी डिफरेंट लोकेशन पे, क्योंकि उनके एक लिमिटेड रिजर्वायर हैं और वो उनका जब इस्तेमाल कर लिया जाता है तो करने के बाद वो रिजर्वायर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस। So till now we have completed the introduction of the energy and renewable energy. After that we have completed the classification of the energy. So in next lecture we will cover the sources of energy. Thank you.